सो कल जो हम लोगों ने किया था वो तो क्लियर होगा, है ना? उसमें तो कोई खास है नहीं। सो बेसिकली हम लोग कहाँ पहुंचे थे कि whenever the light whenever the speed is very high, then Galilean transformation is not adequate. So ये हम लोगों ने देखा था, है ना? So what we need new sort of transformation, and that new sort of transformation is known as Lorentz transformation. So let's see what is Lorentz transformation. उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? So let's go for Lorentz transformation. Now Lorentz transformation के लिए जो स्टोरी है दैट इज सेम थिंग, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. सो व्हाट इज स्टोरी? देयर इज वन इनर्शियल फ्रेम एंड देयर इज another inertial frame that is s dash, which is moving with respect to s with velocity v. So and I can keep this in x axis. So ये हमारा x डायरेक्शन है, so इसके लिए x dash हो गया and this will be x. So this is, and this is origin O and this is origin O dash. Now so this is the same story. अब हमें गैलीलियन में इंप्रूवमेंट करना है, गैलीलियन को खत्म नहीं करना है, ये हमेशा दिमाग में रखना है. वी हैव टू इंप्रूव गैलीलियन. सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो फॉर अ बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ एसटीआर. पोस्टुलेट्स क्या होगा एसटीआर का वो हम देखेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट पोस्टुलेट्स इज दैट, obviously first postulates is just coming from basically Galilean transformation. So there is not any absolute frame. There is not any absolute frame. For the motion, frames are always relative, है ना? Means अगर ए बी के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है तो बी भी ए के रेस्पेक्ट में मूव करेगा. ऐसा कोई भी एक ऐसा यूनिवर्सल फ्रेम नहीं होगा जिसके रेस्पेक्ट में सारे चीज मूव कर रहा है, ठीक है? ऐसा आप नहीं कह सकते हो ये रुका हुआ है बाकी सारा मूव कर रहा है. अगर इसके रेस्पेक्ट में सपोज ये कैमरा मूव कर रहा है तो कैमरे के रेस्पेक्ट में मेरा हैंड भी मूव कर रहा है. सो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट्स. सेकंड पोस्टुलेट्स that speed of light, the speed of light is invariant. The speed of light is invariant in any inertial frame. In any inertial frame. And third is the law of nature, है ना? So law of nature is invariant under any inertial frame. So law of nature is invariant under any inertial frame. So what is law of nature? जैसे न्यूटन्स लॉ है ना, न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल टू ma, दिस इज लॉ. लेकिन हो सकता है एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो जाए एक फ्रेम से, हो सकता है फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाए एक फ्रेम से, बट F इज इक्वल टू ma इज ऑलवेज देयर. ये समझ रहे हो? लॉ जो आप लिखते हो न्यूटन्स थर्ड लॉ, लॉ इज सम काइंड ऑफ एक इक्वेशन के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हो तो वो हमेशा प्रिजर्व रहेगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज हम ट्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं या स्पेसशिप पर बैठे हुए हैं और स्पेसशिप पर हमने कोई कॉलिजन देखा. मे बी दिस इज इलास्टिक कॉलिजन, सिंपल कॉलिजन. एक पार्टिकल आ रहा है दूसरे से टकरा रहा है, दूसरा पहले से टकरा रहा है. सो व्हाट यू विल हैव in the elastic collision, momentum is always conserved. So momentum before collision and momentum after collision is same. ये हमने स्पेसशिप से देखा. लेकिन अब सपोज करो सेम प्रोसेस को आप अर्थ से देख रहे हो. तो जब आप अर्थ से देखोगे उसी चीज को तो भी आपके मोमेंटम कंजर्व होंगे. हो सकता है कि मोमेंटम की वैल्यू चेंज हो जाए, है ना? हो सकता है कि जो स्पेसशिप पर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन P1 देख रहा है और जब हम अर्थ से देख रहे हैं तो बिफोर कॉलिजन P1 डैश देख रहा हो. एग्रीड? और आफ्टर कॉलिजन
P2 देख रहा है और यहां से P2 डैश देख रहा है, लेकिन P1 इज इक्वल टू P2 फ्रॉम द स्पेस फ्रेम, सो P1 डैश इज इक्वल टू P2 डैश फ्रॉम द अर्थ फ्रेम। सो लॉ ऑफ नेचर कभी चेंज नहीं करेगा। मैग्नीट्यूड चेंज कर सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है, बट लॉ ऑफ नेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो हम जब भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व करने के समय हमें ये तीनों चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। और इसी के बेसिस पर सारी की सारी थ्योरी हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक अ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, और जिस ट्रांसफॉर्मेशन को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सो व्हाट विल बी नेचर ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, कैसा होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो उसके पीछे की कहानी, जैसे कोई भी चीज आप शुरू करोगे तो पहले सोचोगे ना कि इसको इसी की तरह होना चाहिए, और देन आपका पीछे की लॉजिक क्या है, ये सारा चीज आप समझने की कोशिश करोगे। सो लेट्स गो फॉर व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो फर्स्ट, सो दिस इज नथिंग बट द नेचर ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, nature of Lorentz transformation. So what will be first thing? The first thing is the relation between x and x dash is linear. रिलेशन कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, एंड इनफैक्ट एक्स एंड टाइम के साथ भी रिलेशन क्या होना चाहिए, ये लीनियर होना चाहिए। क्योंकि हमने ऑब्जर्व कर रखा है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को कि इनर्शियल फ्रेम की जब आप बात कर रहे हो तो एक्स वर्सेस एक्स डैश और एक्स वर्सेस टी, दैट शुड बी ऑलवेज लीनियर। ये लीनियर होना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो फ्रेम है वो फ्रेम कैसा है, इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड थिंग, if Lorentz transformation exists, then inverse Lorentz must exist, है ना। अगर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है तो इनवर्स लॉरेंस जरूर होना चाहिए, और आप लॉरेंस से इनवर्स लॉरेंस कैसे जा रहे हो, ओनली बाय द चेंजिंग साइन ऑफ v, ठीक है। सो ये जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है तो इनवर्स लॉरेंस में जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। जैसे कल हमने देखा था x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी, और इसी को अगर हम एक्स डैश लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे थे, x प्लस माइनस वी टी, दैट्स इट। मीन्स अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एक्स डैश और t है तो डिपेंडेंट वेरिएबल x है, और अगर हम वाइस वर्सा कुछ अलग कर रहे हैं देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ओनली आई हैव टू चेंज दिस थिंग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इनवर्स लॉरेंस एग्जिस्ट करे, और उसको एग्जिस्ट करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस नहीं करना हो। आप क्या करो, सिंपली v को माइनस v से कन्वर्ट कर दो। ये नेचर होना चाहिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। एंड थर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग, थर्ड क्या होना चाहिए, इफ वी हैव v अपॉन c टेंस टू 0, अगर v अपॉन c टेंस टू 0 है तो रिजल्ट ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन किसमें चेंज होना चाहिए, गैलीलियन में। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहां चेंज कर दें, गैलीलियन में हमें चेंज करना है। सो ये सारी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग जरा देखते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और उसे कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां तक तो ठीक है ये सब, लेकिन ये सब थ्योरी में आ सकता है, ठीक है। कई बार जैसे एमएसक्यू है, गेट का एमएसक्यू, उसमें दे सकते हैं कि विच वन आर नॉट अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें। लेकिन थ्योरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होगा तो आप हमेशा सही डायरेक्शन में अप्रोच करोगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप रैंडमली इधर से उधर भटकते रहोगे। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर डेरिवेशन ऑफ लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और वो देखने की कोशिश करते हैं। सो मैं दो स्मॉल स्मॉल क्लास दो में ब्रेक करूंगा, है ना। फर्स्ट डेरिवेशन पार्ट, सेकंड प्रॉब्लम पार्ट। सो अब हमने इस तरह से सारा ही मैनेज करने का ये किया है ना। जस्ट जस्ट ठीक नहीं है। ओके, चलो। सो अब देखो क्या आइडिया है वो देखते हैं। और डेरिवेशन इसकी बहुत लोगों ने बहुत तरीके से किया है, बट दिस डेरिवेशन इट्स वेरी नाइस। और इसमें पूरे पोस्टुलेट्स को ध्यान में रख करके विदाउट हैवी कैलकुलेशन के हमने इसे डिराइव किया है। ठीक है, वो देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉरेंट ने क्या एजम्पशंस रखे। इन जनरल न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ये एजम्पशन है कि टाइम इज एब्सोल्यूट। ठीक है, बट लॉरेंट ने कहा कि नो, in general, if you are talking about the space time, then you cannot say only space is varied and time is not going to vary. उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने बोला कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेफरेंस फ्रेम, द स्पेस कोऑर्डिनेट एज वेल एज द फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट कोऑर्डिनेट, इमेजिनरी कोऑर्डिनेट, इज आइडेंटिफाइड एज टाइम कोऑर्डिनेट which is also going to vary. So न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमने क्या किया था, एक्स वाई जेड और टाइम टी लिया था। किस फ्रेम से लिया था, एस फ्रेम से लिया था। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर पोजीशन कोऑर्डिनेट को तो चेंज कर ही रहे हैं, साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, टाइम कोऑर्डिनेट को भी चेंज करेंगे। सो टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। नाउ अब इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है। देखो, अगर हम लोगों ने अपनी पढ़ाई शुरू की होगी तो तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट इज मास, सेकंड इज लेंथ, थर्ड इज टाइम। चलो मास को भी थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायनेमिक्स, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट काइनेमेटिक्स। सो अगर हम सिर्फ स्पेस और टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, स्पेस भी, लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, एंड यू आर सेइंग दैट फ्रॉम वन फ्रेम स्पेस इज गोइंग टू चेंज एंड टाइम इज नॉट गोइंग टू चेंज। ये आप अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस रख रहे हो। अगर नहीं चेंज हो रहा है तो अपने आप निकल कर आएगा। वाई यू आर पुटिंग दिस थिंग, है ना, कि आप अपने थ्योरी में इसको क्यों एक कंस्ट्रेंट की तरह पुट कर रहे हो कि टाइम हमेशा सेम होगा। इट इज मच मोर ब्रॉड माइंडेड थिंग कि आपका स्पेस भी चेंज करे और टाइम भी चेंज करे। जहां नहीं होगा वहां पर देखेंगे क्या होता है। तो लॉरेंट ने इस चीज, इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया, और मेनली लॉरेंट ने इसे मैथमेटिकली दिखाने की कोशिश की कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वेरी हाई स्पीड, देन you are not actually only in the configuration space जिसमें x y z d है, there is one fourth dimension is also there, and maybe that fourth dimension is imaginary in nature, but it will contribute to your symmetry, है ना। ये हम देखने की कोशिश करेंगे, और जब सिमेट्री समझेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, वो ज्यादा बेटर है जो लॉरेंट ने कहा था, जब फोर वेक्टर्स में आएंगे और सिमेट्री को समझने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। सो अगेन स्टोरी बिल्कुल ही सेम है। व्हाट इज स्टोरी, स्टोरी इज देयर इज a S frame and there is a S dash frame, and this is origin O, this is origin O dash, and obviously we have also defined t is equal to 0, ये हमने डिफाइन कर रखा है। So there is a point in a space and that point is x, y, z
एट टाइम टी, और लेट से इस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज मेजर्ड फ्रॉम एस फ्रेम, कहां से मेजर्ड किया है, एस फ्रेम से। सेम पॉइंट इज मेजर्ड फ्रॉम एस डैश फ्रेम, दैट इज एक्स डैश, y dash, z dash, and t dash, and this is from s dash frame. ये आपका कहां से मिल रहा है, s dash frame से मिल रहा है। ओके, सो नाउ अब हमें क्या करना है, x और x डैश के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। एंड t इज इक्वल टू 0 पर क्या है, ये दोनों ओरिजिन कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पर दोनों ओरिजिन कॉन्साइड कर रहा है। सो एट t इज इक्वल टू 0 पर कुछ इस तरह की कहानी हो रही है, दिस इज योर s एंड दिस इज योर s डैश एट t इज इक्वल टू 0, और इस कॉमन ओरिजिन से एक लाइट पल्स निकल रही है जो कि x डायरेक्शन में जा रही है। सो दिस लाइट पल्स इज मूविंग इन x डायरेक्शन विद स्पीड c, ठीक है। नाउ सो एट t इज इक्वल टू 0, दोनों के x ये भी 0 है, सारा आपका 0 है, तो यहां से कहानी शुरू होती है, और इसके बाद क्या होगा, एस डैश इस तरह से मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। नाउ सो कैन आई राइट x अपॉन t इज इक्वल टू c, ठीक है, क्योंकि x माइनस 0 लिखोगे, t माइनस 0 इज इक्वल टू c, सो x बाई टी इज इक्वल टू c, डिस्टेंस बाई टाइम, किसके लिए, इसके लिए, इसकी स्पीड देख रहा है। ये हमने कहां से लिखा, एस फ्रेम से लिखा, ठीक है। इसी चीज को आफ्टर टाइम, जब एस फ्रेम पर टी टाइम वेस्ट हो गया है, तो वो एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो एस डैश फ्रेम पर कितना टाइम वेस्ट होगा, टी डैश, है ना, और डिस्टेंस कितना मूव करेगा, एक्स डैश, ठीक है। सो फ्रॉम देयर एक्स डैश वर्सेस टी डैश इज इक्वल टू सी। अब यहीं पर देखो ये लॉजिक भी क्रिएट हो जा रहा है कि अगर मुझे c को कांस्टेंट रखना है तो आप सिर्फ स्पेस को चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू चेंज टाइम, बिकॉज c इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्पेस वर्सेस टाइम। अगर इसे कांस्टेंट रखना है तो इसे चेंज करना ही होगा, और यही सारी लॉजिक भी निकल करके आ जाती है, ठीक है। ओके, सो दिस इज माय स्टोरी। ये तो हमने क्या देखा, पोस्टुलेट से लेकर के आया इनवेरिएंट्स ऑफ लॉरेंस, सॉरी इनवेरिएंट्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा है, सिंपल रख रहा है चीजों को। नाउ अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की जैसा हमें चाहिए सारा चीज, है ना, एग्जैक्टली जस्ट लाइक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सो अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की तरह चाहते हैं चीजें, तो x इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दिस वैल्यू इज x डैश प्लस, तो यहां का टाइम का डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, टी डैश, है ना, और v टी डैश, और हमने क्या किया, एक अननोन पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया गामा, ठीक है। एक हमने अननोन पैरामीटर यूज किया, गामा को हमने यहां पर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। नाउ सपोज, हालांकि इसे हम इनवर्स लॉरेंट्स कहते हैं, ठीक है। लॉरेंट्स इज ऑल अबाउट एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी गामा, है कि नहीं। बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि अगर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है तो इनवर्स लॉरेंस तो होना ही चाहिए, और वो लॉरेंस से इनवर्स में आप कैसे पहुंचोगे, जस्ट आप प्लस को माइनस करोगे, ठीक है। बट थिंग इज दैट व्हाट इज दिस पर्टिकुलर गामा, ये गामा क्या है, हमें इसके बारे में बात करनी है। सो हमने क्या किया, ब्यूटिफुली x इंटू एक्स डैश को मल्टीप्लाई किया। सो यहां क्या हो सकता है, गामा स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स डैश, या पहले एक्स लिखा है तो एक्स माइनस वी टी इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश लिख सकते हैं, है ना। और इसे जब आप ओपन कर दोगे
एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू लेट से गामा स्क्वायर एक्स एक्स डैश, फिर क्या हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर टी टी डैश, है ना। और फिर क्रॉस टर्म भी आएंगे, है ना। सो क्रॉस टर्म आएंगे तो क्या होगा प्लस एक्स वी टी डैश, ठीक है, इसका इसके साथ, और माइनस एक्स डैश वी टी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। अब मैं क्या कर रहा हूं एक्स डैश, एक्स और एक्स डैश से सारे को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। जब हम मैं उसे डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पर तो 1 आ जाएगा, क्लियर है। और यहां पर क्या आएगा गामा स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर, सो टी बाई एक्स लिख सकते हैं और टी डैश बाई एक्स एक्स डैश लिख सकते हैं। सिमेट्री देख रहे हैं, हमेशा टी को नॉन डैश के साथ रखना है और डैश को डैश के साथ रखना है, ये हमेशा दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। ओके, प्लस यहां पर भी क्या होगा एक्स एक्स डैश हो गया तो एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, वी टी डैश अपॉन एक्स डैश, माइनस एक्स डैश कैंसिल हो गया, वी टी अपॉन एक्स, ठीक है ना। अब ये देखो कितना बेहतरीन चीज आ जा रहा है, ये हमारे पास पहले से है बिकॉज इनवेरिएंट ऑफ लाइट की हम बात कर रहे हैं। सो क्या हो गया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू गामा स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर 1 अपॉन सी, इसे लिख सकते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो 1 अपॉन सी, ठीक है। यहां क्या हो गया v अपॉन सी प्लस साइन माइनस v अपॉन सी, दोनों सेम चीज ही है। सो ये वाला पार्ट क्या हो गया, लीनियर वाला पार्ट आपका कैंसिल हो गया, और यहां से आप देखोगे तो हमारे पास गामा की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। सो वी कैन सी, देख रहे हो कितना इजिली गामा निकल गया, दिस इज 1 माइनस। अब यहां पर अगर हम पुट भी करते हैं और देखते हैं कि हमने जो कहानी लिखी है वो सही लिखी है या नहीं। तो सपोज x को हमने लिखा है x डैश प्लस वी टी डैश रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। और x डैश को लिखा है x माइनस वी टी रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहां देखो अगर v को माइनस v करेंगे तो गामा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सो यहां से हम सीधे यहां और यहां से सीधे हम यहां पर जंप कर सकते हैं। सो इफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट इनवर्स लॉरेंस विल ऑल्सो एग्जिस्ट। यहीं से फिर आप क्या कर सकते हो टाइम की भी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, एक्स डैश की वैल्यू हम यहां पुट कर दिया, ठीक है, और एक्स डैश की वैल्यू पुट कर दोगे तो एवरीथिंग विल कम इनटू फॉर्म ऑफ टाइम। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप उसको खुद डिराइव करो, ठीक है। सो मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ठीक है। आपके बुकलेट में दिया हुआ है, जस्ट यू कैन गो फॉर दैट डेरिवेशन, आप उसे कर सकते हो। क्लियर है ये, सॉरी क्या बोल रहे हो, एस और एस डैश को साथ में लेके कर रहे हैं इसका मतलब, हाँ एस और एस डैश, हाँ ये दोनों फ्रेम से, देखो ये कहां से नजर आया आपको, अगर एस डैश और टी डैश आपको पता है तो एक्स निकाल सकते हो, है ना। यहां पर क्या है अगर एक्स और टी पता है तो एक्स डैश निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोनों फ्रेम से क्या क्या देख रहे हो उसको हम यहां पर मैथमेटिकली लिख रहे हैं। ये हमने किस फ्रेम से देखा, एस फ्रेम से देखा, उसी इवेंट को एस डैश फ्रेम से देखते तो हम ये लिखते, ठीक है। और ये हमने कहां से लिखा, ये हमने लिखा है बेसिकली अपने एक्सपीरियंस ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन प्लस एक्स्ट्रा जो एजम्पशन लॉरेंस ने डाला है उसको ध्यान में रखते हुए लिखा है, ठीक है। और ये पार्ट तो जस्ट हमारा मैथमेटिकल ट्रिक है, ठीक है। तो उसके थ्रू हमने ये चीज करने की कोशिश की है, एग्रीड। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सो व्हाट विल हैपन टू टाइम, वो आप कैलकुलेट कर लोगे, हो जाएगा कैलकुलेट ना। इसको क्या करना है यहां पर पुट करोगे एंड टी डैश को आप फिर से यूज कर सकते हो, ठीक है।
सो आप इजिली निकाल सकते हो उसे। जस्ट ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर मैं उसे देखूंगा। नाउ सो हमारे पास क्या आ जा रहा है, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश रूट अंडर 1 - v² अपॉन c²। y इज इक्वल टू y डैश, z इज इक्वल टू z डैश। और आप कैलकुलेट करोगे तो t की वैल्यू आएगा t डैश प्लस v एक्स डैश अपॉन c² रूट अंडर 1 - v² अपॉन c²। बाय द वे, ये क्या डिस्टेंस है या कोऑर्डिनेट्स है? कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन एस के रेस्पेक्ट में आपने स्पेस टाइम के, जो का स्पेस टाइम है वहां पर आपने एक पॉइंट रखा है, उस पॉइंट का स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम कोऑर्डिनेट है ना। ये आप हमेशा ध्यान में रखोगे कि दिस इज नॉट अ डिस्टेंस, दिस इज अ कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट है, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इनवर्स लॉरेंस। एग्रीड। और अब लॉरेंज में जाना होगा तो क्या करना होगा? लॉरेंज में अगर आपको जाना होगा तो आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं करना है। v को किससे चेंज करना है? -v से चेंज करना है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी रूट अंडर 1 - v² अपॉन c²। y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z, and t dash is equal to t minus vx upon c² रूट अंडर 1 - v² अपॉन c²। ठीक है। नाउ ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखते हैं व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन v अपॉन c टेंड्स टू 0। ठीक है, तो v अपॉन c टेंड्स टू 0 करोगे तो देखो क्या आ रहा है, दिस पार्ट विल बी 0, दिस पार्ट विल बी ऑल्सो 0। सो t इज इक्वल टू t डैश, जो कि न्यूटोनियन का एजम्पशन था। तो हमने कभी भी न्यूटोनियन के एजम्पशन को गलत नहीं किया है ना, हमने उसे इंप्रूव किया है। सो व्हेन v अपॉन c टेंड्स टू 0 यू हैव t इज इक्वल टू t डैश। और जैसे ही t इज इक्वल टू t डैश हो रहा है तो आप देखो यहां पर अगेन यू हैव v बाई c टेंड्स टू 0, यू हैव x इज इक्वल टू x डैश प्लस vt। So you have exactly same thing as your Lorentz Galilean transformation were there. So ये कभी भी हम नहीं कहेंगे कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ने गैलीलियन को पूरी तरह से चेंज कर दिया, उसे थोड़ा इंप्रूव किया है, उसके अंदर और भी ज्यादा सब्सटेंस इंपोर्ट किए हैं उन्होंने। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, एंड ऑलवेज कीप इन माइंड दे आर पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड टाइम कोऑर्डिनेट। अब टाइम को आप एक कोऑर्डिनेट समझो, ठीक है। अगर आप उसको आगे जाकर के देखोगे कि वो कोऑर्डिनेट को हम जनरल c इंटू टी से लिख देते हैं, ठीक है। और चूंकि हमें नजर नहीं आता है तो उसे हम आई इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम बोलते हैं कि दैट इज इमेजिनरी कोऑर्डिनेट। जब हम लाइट कोन के बारे में बात करेंगे और सारी चीज के बारे में बात करेंगे, देन यू कैन सी दिस थिंग। बट अभी तत्काल के लिए x, y, z and t is the coordinate with respect to origin of S frame. X dash, y dash, z dash, t dash is the coordinate with respect to S dash. Same coordinate जो S का था, उसी को अलग अलग लोग देख रहे हैं, ठीक है। और वो देख करके जो मेजर कर रहा है वही आपको बतला रहा है। क्लियर है ये? ओके, सो नेक्स्ट इज दैट थिंग इज व्हाट, रिलेटिव स्पीड। सो हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड में आते हैं। सो मैं एक को ही लेता हूं, उसी से कर लेंगे, है ना। सो ये सब तो हम लोगों ने
देखो डेरिवेशन कई चीज की इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि जब प्रॉब्लम की स्टोरी क्रिएट होगी, जैसे कि इस बार जो तुम्हारा पेपर आया है, वो पेपर क्या है, हर एक क्वेश्चन एक स्टोरी क्रिएट किया हुआ है ना। करना तो वही चीज है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में एक स्टोरी क्रिएट है। तो उस स्टोरी को आप जब तक मैथमेटिक्स में नहीं कन्वर्ट करोगे तब तक प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए थोड़ी बुक रीडिंग, थोड़ी डेरिवेशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी, है ना। ये है। हाँ, रियली पेपर लिटिल बिट टफर साइड में है। सो इट्स ए, मतलब वन ऑफ द बेस्ट पेपर एवर आया है। इससे पहले एक बार और पेपर इस तरह का आया था, मतलब 8-10 साल पहले की बात है ये, 2015-16 के लगभग। नहीं, उस समय भी यही था हाल, एकाएक पूरा का पूरा चेंज हो गया था। नहीं नहीं, वो तुम्हें अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि उसके बाद तुमने क्वेश्चन देख लिया, लेकिन जो पहले उस समय कितना 55-56 पर गया था कट ऑफ, है ना। जब फर्स्ट टाइम जब ऑब्जेक्टिव हुआ था, तो उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। जब पहले तो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों होते थे, उसके बाद फर्स्ट टाइम जब ऑब्जेक्टिव हुआ था, तो जो आपका पेपर था वो मतलब ऐसा ही था, और कट ऑफ वाज क्वाइट लो, जिसमें 4x4 मैट्रिक्स वगैरह सारे आ गए थे, स्पिन वाले, है ना। एनीवे, सो नाउ अब फिर से हम स्टोरी क्रिएट करते हैं। सो देयर इज सेम एस फ्रेम। सबसे पहले देखो, मैं हर बार एस फ्रेम डिफाइन कर रहा हूं। अब एस के रेस्पेक्ट में जिसे डिफाइन करते हैं उसे एस डैश कह रहे हैं। सो देयर इज अगेन सेम एस डैश फ्रेम। देयर इज अ पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, एंड सपोज दिस पॉइंट इज मूविंग। ये भी तो हो सकता है कि भाई ट्रेन, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में ट्रेन है, ट्रेन के रेस्पेक्ट में कोई कार मूव कर सकती है, नहीं। तो वैसी ही सिचुएशन हो रही है, तो उस समय क्या होगा। सो सपोज ए का स्पीड क्या है, यूएक्स, यूआई, यूजेड, किस फ्रेम से है, एस फ्रेम से, ठीक है। एंड नाउ दिस इज बेसिकली यूएक्स डैश, यूआई डैश, यूजेड डैश, किस फ्रेम से है, एस डैश फ्रेम से, ठीक है। और ऑब्वियसली ये ओरिजिन है, and this is O dash origin, and we have common x and x dash, and this s dash is moving with respect to s in same I coordinate. So ये हमारा फंडामेंटल डायग्राम है, तो हमें हर एक प्रॉब्लम को इसी डायग्राम में लेके जाना है, ये हमेशा दिमाग में रहेगा, ठीक है। नाउ अब ये बताओ, व्हाट इज योर यूएक्स, यूएक्स है क्या, इन एस फ्रेम, मींस एस का पोजीशन लेना है और एस का ही टाइम लेना है। क्योंकि जब आप एस पर बैठे हो तो एस डैश पर क्या हो रहा है आपको थोड़ी पता है, जब आप एस डैश पर जाओगे तो आप वहां पर देखोगे क्या हो रहा है, ठीक है। सो ये आपको दिमाग में रखना। मींस क्या मैं कह सकता हूं, यूएक्स इज नथिंग बट डीएक्स अपॉन dt, कह सकते हैं ना। सिमिलरली यूआई इज नथिंग बट dy अपॉन dt, ठीक है। एंड सिमिलरली यूजेड इज नथिंग बट dz अपॉन dt, ठीक है। ये हमने कहां से देखा, ये हमने एस फ्रेम से देखा, ठीक है। और अगर आप एस डैश फ्रेम से देखोगे, सो यूएक्स डैश को आप कैसे डिफाइन करोगे, यू विल डिफाइन यूएक्स डैश एज डीएक्स डैश अपॉन dt डैश, है ना। भाई स्पेस बाय टाइम ही कर रहे हैं। अब यहां पर ये dx क्या है, कोऑर्डिनेट है या डिस्टेंस है, डिस्टेंस है ना। ये डिस्टेंस है, दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस, है ना। सिमिलरली यू आई क्या है, dy डैश अपॉन dt डैश, यूजेड सॉरी यू वाई डैश यूजेड डैश dz डैश अपॉन dt डैश, एग्रीड। नाउ हमें क्या करना है, फिर से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है यूएक्स और यूएक्स डैश के बीच में, ठीक है। तो अब ये फिर से ध्यान देना, यूएक्स डैश, यूआई डैश, यूजेड डैश किसके रेस्पेक्ट में है, एस डैश के, किसका है, ए का, पॉइंट ए का।
तो हमने तीन ही चीज ध्यान में रखा है, एस, एस डैश, ए। क्लियर है? एस, एस डैश, ए, या फिर इसको पी भी कर सकते हो, समटाइम मैं पी कर दूंगा, पॉइंट जो है। ठीक है, तो आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा किसे मैं एस कहूं, अगर मैं उसे एस कहता हूं तो किसे मैं एस डैश कहूं, और उसे मैं एस डैश कहता हूं तो किसे मैं पॉइंट पी या ए कहूं। ये तीन ही तुम्हें रिकॉग्नाइज करने हैं और उसे क्या करने हैं, इस फॉर्म में लिखने हैं तुम्हें। ठीक है, चलो, तो बहुत ही सिंपल है, दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, सो dx की वैल्यू क्या होगी, dx डैश, अब लीनियर इसी कारण, चेंज इन dx इज इक्वल टू चेंज इन dx डैश इज इक्वल टू v इंटू चेंज इन dt डैश। लीनियर है, अगर लीनियर नहीं रहता तो खेल खत्म हो जाता है ना। और फिर नीचे तो कांस्टेंट टर्म है, सो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। dy को आप वैसा ही लिख सकते हो, dy डैश, dz को आप वैसा ही लिख सकते हो, dz डैश, dt को आप लिख सकते हो dt डैश प्लस v dx डैश सी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ओके। नाउ हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं, dx अपॉन फर्स्ट वाले को इससे हम डिवाइड कर दे रहे हैं। तो दोनों को हम अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सो यू हैव dx अपॉन dt इज इक्वल टू dx डैश प्लस v dt डैश 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर कैंसिल, सो क्या हो जाएगा आपके पास dt डैश प्लस v dx डैश। ठीक है, अब आप क्या करो, dt डैश से ऊपर नीचे बाई सी स्क्वायर, ऑल्सो बाई सी स्क्वायर, सो इन दोनों को ऊपर नीचे कर लें तो क्या होगा, एक स्टेप और कर ले रहा है, यहां लिख दे रहा हूं, सो dx अपॉन dt इज इक्वल टू dx डैश अपॉन dt डैश प्लस v dt डैश अपॉन dt डैश इज 1 प्लस v अपॉन सी स्क्वायर dx डैश अपॉन dt डैश, है ना, क्लियर है ये। अब dx अपॉन dt को क्या लिखोगे, ux इज इक्वल टू ux डैश प्लस v 1 प्लस ux डैश v अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इनवर्स करना होगा तो क्या होगा, अगर ये तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर ux डैश डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो क्या होगा, माइनस साइन कर देंगे, क्योंकि लॉरेंस है तो इनवर्स लॉरेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहां देखो मैं बार बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि प्रॉब्लम बनाते समय ये आपको नॉन होगा और ये आपका क्या रहेगा, अननोन रहेगा। क्लियर है ये, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, उसी तरह से ui का कर ले। ठीक है, ui के लिए क्या होगा, dy अपॉन dt, dy अपॉन dt, और यहां पर ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, dy रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एंड यहां पर आ जाएगा dt डैश प्लस v dx डैश अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, dt डैश से यहां पर dy डैश है ना, सो dt डैश से फिर से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, सो डिवाइड कर दिया तो यह क्या आ गया, ui इज इक्वल टू ui डैश 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 प्लस ux डैश v अपॉन सी स्क्वायर। इधर बैठ जाओ ना, तुम वहां पर छुप के क्यों बैठो, इधर बैठो, इधर बैठ जाओ, उसी को कुर्सी को इधर खींच लो ना। ठीक है, सो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज, अब ये देखो, इसे अगर आप ध्यान से देखोगे, ux डैश v अपॉन सी स्क्वायर यहां भी है और यहां भी है ux डैश v अपॉन सी स्क्वायर, देख रहे हो,
यानी ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये कहीं ना कहीं यू डॉट वी का कॉन्सेप्ट है। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करो, हो सकता है आगे के एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आ रहा तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सके। समझने की कोशिश करो ये। देखो क्या है, अगर हमने यूएक्स को लिखा, व्हाट इज यूएक्स? यूएक्स डैश प्लस वी, 1 प्लस यूएक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। यू आई को लिखा हमने यू आई डैश रूट अंडर 1 - वी स्क्वायर। यहां भी सेम चीज आ रहा है ये, है ना? दैट इज सेम थिंग, 1 + यूएक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। तो जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कि एस डैश किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। नहीं, ये कहीं ना कहीं वी किस डायरेक्शन में? आई कैप डायरेक्शन में, ठीक है। यूएस डैश का कौन सा डायरेक्शन है? आई कैप का डायरेक्शन है। तो बाकी चीजों को उसने खत्म कर दिया, ओनली वही वाला पार्ट यहां पर चूज किया है जो वी का डायरेक्शन है। अब सपोज आर्बिट्ररी डायरेक्शन ले लेते, तो यहां पर क्या होना चाहिए था? यू डॉट वी होना चाहिए ना। दिस थिंग विल बी व्हाट, समथिंग लाइक यू डॉट वी जैसी चीजें हो सकती थी। अब ये बताओ, दो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, अब तीसरा जो यूजेड होगा वो यूएक्स की तरह होगा या फिर यू वाई की तरह होगा? बिना सॉल्व किए हुए यूजेड जो होगा वो यूएक्स की तरह होगा या यू वाई की तरह होगा? हाँ, तुम बताओ क्या होना चाहिए, देखकर बताओ। ये बताओ, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? एक्स के डायरेक्शन में, ठीक है। तो वाई में कोई कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? नहीं हुआ है। वाई इज इक्वल टू वाई डैश। जेड में कोई हुआ है? नहीं हुआ है। तो जेड में भी नहीं हुआ है, वाई में भी नहीं हुआ है, तो दोनों कैसा होगा? एक जैसा होगा, है ना? सो आपका यूजेड भी जब आप कैलकुलेट करोगे, सो यूजेड डैश रूट अंडर 1 - वी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 + यूएक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताओ, तो आप देख रहे हो सिमेट्री फिर से चेक करता है चीजों की, ठीक है। ये आपको क्या बता रहा है? दिस पार्ट विल टेल यू, है ना, दिस पार्ट विल टेल यू दैट व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ एस डैश, है ना। ये बात ही बता रहा है किस डायरेक्शन में एस डैश मूव कर रहा है। और डायरेक्ट एडिशन वाला पार्ट जो है, दिस डायरेक्ट एडिशन इज किस में है? जिस डायरेक्शन में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो रहा है ना। अगर y के डायरेक्शन में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होते तो कैसे लिखते फॉर्मूला? लिखकर दिखाओ। सपोज एस डैश वाई डायरेक्शन में मूव करता, डिराइव नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला लिखना है। हो गया? क्या आ रहा है? वेरी गुड। सो बेसिकली अगर यू वाई के डायरेक्शन में, सपोज ये वाई डायरेक्शन में मूव करता, तो यूएक्स लो या यू वाई लो या यूजेड लो, सारे के डिनोमिनेटर क्या होते? सेम होते, है ना। और वहां पर क्या होता? 1 + यू वाई डैश वी अपॉन सी स्क्वायर।
इसमें भी क्या होता, 1 + u y' v/c²। यहां भी क्या होता, 1 + u y' v/c²। ये तो क्लियर हो गया। अब आपका दो का सिमेट्री एक जैसा होगा और तीसरे का सिमेट्री डिफरेंट होगा, यही तो होगा ना। तो दो का सिमेट्री जो एक जैसा है वो किसका होगा, यहां पर इसको बोलना था किसका होगा। दो फॉर्मूले, इसमें 3 फॉर्मूला है ना, जो दो फॉर्मूला एक जैसा है। अरे यहां देखो, यहां दो फॉर्मूला एक जैसा है, तो यहां पर कौन सा दो फॉर्मूला एक जैसा होगा, यू वाई यू जेड, यूएक्स और यूजेड। तो यूएक्स और यूजेड एक जैसा होगा, यूवाई वाला डिफरेंट होगा। तो ये क्या होगा, यू वाई डैश प्लस बी। ठीक है, ये क्या हो गया, यू एक्स डैश रूट अंडर 1 - v² अपॉन c²। ये क्या हो गया, यू जेड डैश रूट अंडर 1 - v² अपॉन c²। सो बेसिकली हम ये देख लेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि कई बार क्या होता है वेक्टर भी पूछ देता है ना, कि कौन सा वेक्टर होगा। तो वेक्टर होगा तो तुम्हें प्रॉपरली जैसा एक्स वाई जेड है वैसा ही आपको चीजों को करना होगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थ्योरी जो हम लोगों ने देखा है। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग शुरू करेंगे। न्यूमरेटर में फिर देखना पड़ेगा, वो सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, सो उसका भी है फॉर्मूला है, बट मैं उसको दे दूंगा, तो देखता हूं कैसे उसको कर सकता है। सो जस्ट मैं उसका फॉर्मूला आपको दे दूंगा कि क्या है, क्योंकि एक्चुअली देखो एक्स वाई जेड तो हमारी कन्वीनियंस है ना। एक्चुअली तो होना चाहिए सारा चीज आर्बिट्रली, लेकिन सारा चीज आर्बिट्रली होने के पर क्या होता है कि फंडामेंटल क्वेश्चंस में फिर हर एक प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो एटलीस्ट हम पहले सिंपल प्रॉब्लम कर लें और फिर कुछ स्पेशल प्रॉब्लम वैसा हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए फर्स्ट पार्ट को इसको देखते हैं, फिर अब सेकंड सेशन में हम लोग 10 मिनट में प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है ना। सो इस तरह ब्रेक करके करना ठीक है ना, अननेसरी लंबा करने का भी कोई जरूरत नहीं है।